हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेशन है जो 24 तारीख को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन से या मौलिक अधिकार के जो पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछली वीडियो थी, अगर इस वीडियो आपने ना देखा हो तो उसको ज़रूर देखिए। वह वीडियो और ये वीडियो आज पढ़ाने चल रहे हैं, यह क्लास, वह दोनों क्लास इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसी दोनों में से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। अगर इस टॉपिक को आप मिस करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पॉलिटी से कम 1 या 2 नंबर को आप मिस कर सकते हैं। जीएस का एक ऐसा पार्ट पॉलिटी है जहां से सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में ही नहीं, बल्कि यूपी पीईटी के एग्ज़ाम में नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फंडामेंटल राइट होता है, एक होता है क्या डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व। ये 2 ही टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पॉलिटी से पुटअप किए जाते हैं। आज हम इन्हीं सेशन को पढ़ने के बाद एक बार पूरा 1 से लेकर के 51 तक पूरे आर्टिकल को रिवीजन करेंगे। आप ध्यान से इस क्लास को पढ़िए और नोट करिए। आइए हम आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि नीति निर्देशक तत्व है क्या, यह किस भाग में है, कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद के बीच में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। तो ये सबसे पहले भाग 4 से संबंधित है। किससे? भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 से संबंधित है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में पूरा नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरे नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। यह आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। 3 क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से संबंधित है। किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद कितने से लेकर के कितने अनुच्छेद से लेकर के कितने अनुच्छेद के बीच में नीति निर्देशक तत्व है? वह 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार जिस प्रकार से व्यक्ति के लिए सकारात्मक जबकि सरकार के लिए नकारात्मक होता है, उसी का जस्ट अपोजिट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक जबकि सरकार के लिए सकारात्मक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार इस बात को ध्यान में रख करके कोई नीतियाँ लाती है जो सरकार के खिलाफ ना हो, जो राज्य में रहने वाले नागरिक के खिलाफ ना हो। वह एक संयम को बना करके, एक ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके, एक समता समानता के भावना के तहत लोगों के समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए नीतियाँ लाता रहता है। उन सभी नीतियों में हम आज पढ़ने चल रहे हैं ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब है कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियाँ लाई जाएंगी, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, जिसमें राज्य की परिभाषा बताई गई। इसके अंतर्गत बताया गया कि राज्य वे माने जाएंगे जो सरकारी, अर्ध सरकारी, विभिन्न प्रकार के संस्थान, चाहे वो सरकारी हो चाहे वह अर्ध सरकारी हो, इन सभी को सरकार जो विभिन्न प्रकार के एक मापक पैमाना तय करके यह तय करेगी ये संसद के अंग या राज्य के अंग हैं या नहीं। जैसे मंदिर, मस्जिद, लोक सेवा, विश्वविद्यालय, जीवन बीमा, जीआईसी, ये विभिन्न प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सरकार समय समय पर यह तय करती है कौन राज्य के अंतर्गत माने जाएंगे और कौन राज्य के अंतर्गत माने नहीं जाएंगे। दूसरा है न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 37 कहता है कि यदि कोई भी गवर्नमेंट अपने मनमर्जी से कोई भी पॉलिसी देश में लाती है, वह हमेशा इस बात को ध्यान में रख करके आती है कि हमारे देश में रहने वाले समस्त नागरिकों को कहीं अहित ना हो जाए, कहीं उनको इससे नुकसान ना हो जाए। जबकि कभी कभी ये पॉलिसी लागू नहीं होती है, जिसके द्वारा आप इसके विरुद्ध कभी भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। सरकार कोई भी नियम लाए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट सरकार
कोई भी ला दे, जनधन योजना लाया, जनधन योजना के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में आप रिट दायर नहीं कर सकते हो कि हमारे खिलाफ है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व जिस प्रकार से मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए सकारात्मक जबकि सरकार के लिए नकारात्मक होती है, उसी प्रकार से यह नीति निर्देशक तत्व जो होता है वह सरकार के लिए पॉजिटिव और पर्सन के लिए नेगेटिव होता है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ राष्ट्र के हित के खिलाफ अगर होगा उससे विचार विमर्श किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य लोक कल्याणी अभिवृद्धि के लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 38 को जो है सामाजिक लोकतंत्र का या सामाजिक क्रांति का इसे दस्तावेज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज अनुच्छेद 38 के कहते हैं। इसका मतलब है कि देश में रहने वाले समस्त उन नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो सके, विकास हो सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत बताया गया है, इसे जो है जिस प्रकार से अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 39 को जो है आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसके द्वारा भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें निम्नलिखित बातें बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें देश में रहने वाले सभी समस्त कामगारों, पुरुषों, स्त्रियों को समान रूप से कहीं ना कहीं के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ऐसा रोजगार दिया जाए जिससे वो अपने जीवन के व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास कर सकते हैं। 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों का गठन। यदि इसके बारे में थोड़ा हम डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन करना चाहें, अनुच्छेद 40 जो है यह 42वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा देश में त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया गया। कौन कौन से त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया गया? जिसमें पहला था क्या? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और नेक्स्ट है जिला परिषद। बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसरण पर ग्राम पंचायतों का जब गठन किया गया, सर्वप्रथम जो हमारा ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें तो 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ। वह राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का गठन पूछा जाए तो वह हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में राजस्थान के नागौर जिले में जो है एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई, कहाँ पर लागू हुई? वो ग्राम पंचायत पर लागू। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया था अभी बीएड के एग्जाम में। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। उसी प्रकार से इसमें जो होते हैं, इसका सरपंच होता है। ग्राम समिति में प्रखंड समिति होती है जिसमें प्रखंड लोग बैठते हैं। जिला परिषद में प्रखंड समिति और सरपंच तीनों मिलकर के बैठते हैं, जहां पर संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों के कुछ मनोनीत सदस्य जो हैं इस समिति की अनुशंसा पर काम करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य में रहने वाले समस्त नागरिकों का यह नैतिक कर्तव्य या दायित्व या अधिकार दिया गया एक प्रकार से कि राज्य में रहने वाले समस्त नागरिकों को ऐसे रोजगार का सृजन करे जिससे व्यक्ति अपने जीविका उपार्जन, शिक्षा प्राप्त कर सके, लोक सहायता प्राप्त कर सके। कुछ दशाओं में, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर मान लीजिए महामारी कोई आ जाती है तो सरकार को अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में एक ऐसे रोजगार का सृजन करना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीविका उपार्जन हो सके, साथ ही साथ उसमें शैक्षणिक स्तर का विकास हो सके और लोग कुछ न कुछ सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 42 के काम की न्यायसंगत दशाओं एवं प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 42 में बताया गया कि प्रसूति सहायता महिला को गर्भकाल के समय से गर्भावस्था तक, अर्थात जिस दिन से महिला प्रेग्नेंट हो उस दिन से लेकर के डिलीवरी तक
अर्थात बच्चे के जन्म के समय तक सरकार जो है उसकी भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लाती है। स्वास्थ्य सेवा योजना, पोषाहार स्तर सेवा योजना, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं के द्वारा उन महिलाओं को समय समय पर इंजेक्शन लगवाया जाता है। समय समय पर उनके बच्चों को जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए सरकार प्राथमिक समुदाय केंद्रों पर व्यवस्था किया है। इन सब का जो कार्य है, जब जन्म के बाद किसी भी शिशु का जन्म होता है, जन्म के बाद उस महिला को और उस बच्चे को जो अनुदान सरकार के द्वारा मिलता है वह अनुच्छेद 42 में है, जिसे हम प्रसूति सहायता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कर्मगारों की निर्वाह मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं ग्रामों में अधिकतर मनरेगा का कार्यक्रम चलता है, मनरेगा कार्यक्रम का एक लिमिट होना चाहिए। किसी 8 घंटे से ज़्यादा आप काम ना करवाया जाए। हफ्ता 100 दिन में 10 दिन 15 दिन का रोज़गार का सृजन किया जाए। साथ ही साथ इनकी जो मजदूरी होगी वो फिक्स होनी चाहिए। मजदूरी 250, 300, 320 कहने का मतलब है जिस प्रकार से सभी चीज़ों में वृद्धि हो रही है उसी प्रकार से कर्मगारों के मजदूरी में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया। अर्थात चाहे जो भी व्यक्ति देश में रहने वाला, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्तियों के लिए सभी समान प्रकार के नागरिक सिविल संहिता का उपयोग किया जाएगा। कोई भी योजना आएगी वो सर्वप्रथम सब उसका लाभकारी लाभार्थी वह व्यक्ति होगा जो अत्यंत दबा और कुचला है। कहने का मतलब है सरकार के द्वारा एक समान निगल संहिता अर्थात सबका साथ एवं सबका विकास का सपना जो है, समता एवं समानता का सपना जो है, बंधुत्व एवं भाईचारे का जो सपना है वह एक प्रकार से अनुच्छेद 44 में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 45 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, उसको स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए, उनको खाने से लेकर के उनके पढ़ने तक की सभी व्यवस्था का नैतिक दायित्व सरकार के नीति निर्देशक तंत्र में अंकित है। 6 से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान के साथ साथ उनको उनके मानसिक और उनके तरफ रहने वाले जहाँ पर उस बच्चे को शैक्षणिक विकास हो रहा है वहाँ पर एक ऐसे रोजगार का सृजन किया जाए जिससे उस व्यक्ति का मानसिक विकृति ना होने पाए, वह आर्टिकल 45 में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत बताया गया है कि SC और ST के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रावधान विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में, प्राथमिक केंद्रों पर या हर जगह कहीं भी हो, यदि विश्वविद्यालय में कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो उसके लिए सरकार के द्वारा एक अलग से छूट दी जाती है। वह आर्टिकल 46 में है, जिसमें SC को शिक्षा पाना एक प्रकार से सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई गई थी। उस पॉलिसी में बताया गया कि यदि 100 सीटें हैं, 100 सीटें में कुछ सीटें ऐसी होनी चाहिए जो विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेषकर प्रावधान किया जाएगा। 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए सरकार के द्वारा और नए नए तरीके से योजना प्रस्तुत किया जाए जिससे व्यक्ति के पोषाहार स्तर में, जीवन स्तर में, जीवन को और तरीके से अच्छे से जीने के लिए वहाँ पर उसका क्या हो सके, वृद्धि हो सके। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48 DPSP अर्थात अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद अभी हमने बताया यहाँ पर आपको 40, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40 को, अनुच्छेद 42 को और यहाँ पर अनुच्छेद 48 जो हम पढ़ने चल रहे हैं, कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्वयं से बिजनेस कृषि पशुपालन कर सकता है, लेकिन सरकार चाहेगी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है। वह चाहे तो बैंकों से लोन लेकर के अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है। सरकार मत्स्य पालन के वृद्धि के लिए, सरकार पशुपालन के वृद्धि के लिए, देश में दुग्ध का उत्पादन सर्वोपरि प्रथम स्थान लाने के लिए सरकार समय समय पर जो है राष्ट्रीय कृषि नीति विश्वविद्यालयों पर काम करती रहती, रिसर्च होता रहता है। कृषि अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली है, इसको विशेष आप ध्यान रखिएगा। अनुसंधान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सरकार जो है इसी कृषि को बढ़ाने के लिए नील क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, भूरी क्रांति, विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ लाई, जहाँ जिससे
यहाँ पर कृषि का विकास हो। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो कृषि के लिए हरित क्रांति लाई गई, जिससे ये देखने को मिला कृषि का किस प्रकार से बढ़ावा हुआ। सरकार, धान का समय चल रहा है, विभिन्न प्रकार के ऐसे पौष्टिक तत्व मिल देते हैं जिससे कृषि का उत्थान हो सके, कृषि का हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 स्थान हो। सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, धानों पर दिया जाता है, खादों पर दिया जाता है, जिससे कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के बीज, खाद, ये तमाम प्रकार के सरकार के द्वारा छूट दिया जाता है, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिल सके, जिससे लोग कृषि करें। उसी प्रकार से पशुओं के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के जो है कानून बनाया है कि यदि आप गौवध करते हैं, गायों की हत्या करते हैं, वो भी आर्टिकल 48 में है। यदि आप किसी गाय का वध करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा दंडित किया जा सकता है। ये नीतियां हैं, अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपको उचित दंड का दिया जा सकता है। पशुपालन के लिए सरकार, आप देखते हैं कभी कभी भी इसमें प्रेजेंट टाइम में सरकार जो चल रही है वो पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के गौशाला का निर्माण कर रही है। उसके रख रखाव की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी, सब एक प्रकार से वह सरकार का नैतिक दायित्व बनता है कि एक प्रकार से उनकी सुरक्षा मुहैया कराएं। नेक्स्ट है आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व एवं वस्तुओं का संरक्षण। हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व हैं, किसी की प्रतिमा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, किसी का किला या जो भी हमारे स्मारक बनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन सबका हमें नैतिक दायित्व है, उनका हम सुरक्षा करें। सरकार का भी ये नैतिक दायित्व, हमारा तो मौलिक कर्तव्य है। सरकार का नैतिक दायित्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उसके आते हैं कि वह भी एक प्रकार से इन वस्तुओं का, स्मारकों का क्या करे, सुरक्षा मुहैया कराए। जैसे ताजमहल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है, साथ ही साथ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि इसको हम क्या करें, नुकसान ना पहुँचाएँ। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथककरण की बात कर कहा जाता है कि सत्ता का हमेशा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ना कि केंद्रीकरण। जब कहीं पर जिस प्रकार से शरीर में यदि ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो ये शरीर नष्ट हो जाएगी, आदमी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक हो जाएगा, उसका एक केंद्रीकरण हो जाएगा, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका भ्रष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार बताया गया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, जिससे राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जिक्र किया गया है। किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाया जा सके, उसका नैतिक दायित्व राज्य के ऊपर। राज्य का मतलब यहाँ पर जब भी संविधान में राज्य की चर्चा हो, इसका मतलब है सरकार की चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्य वो होते हैं जिनके पास क्या हो, पर्याप्त जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, वह राज्य कहलाते हैं। अगर राज्य की मैं बात करूं तो यहाँ वर्तमान में मोदी कार्य कर रहे हैं राज्य के रूप में, जो अपनी गृह नीति और विदेश नीति को स्वयं तय करता है। क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है। संप्रभुता का मतलब अंतिम शक्ति जिसमें जनता में निहित होती है, अर्थात जनता का जो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, वो क्या है, प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है 51 का मौलिक कर्तव्य। इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इस क्लास को। एक बार 1 से लेकर के हम लोग 51 तक, 1 से लेकर के 50 तक आर्टिकल्स का एक बार फिर से रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 के अंदर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है, इसको बदला नहीं जा सकता। 38 में राज्य लोक कार्यकाल के लिए सरकार इसमें अभिवृद्धि बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ अनुदान देगी। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व जो निर्देशक तत्व बनाएंगे सरकार के लिए योजनाएं व्यक्ति के लिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत दशाओं एवं प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कामगारों की निर्वाह मजदूरी कुछ फिक्स होनी चाहिए, उनके समय फिक्स हो जाने कितने घंटे को उनको काम किया जाएगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयोग किया जाए। अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के नैतिक दायित्व है। अनुच्छेद 46 में SC/ST के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना, शिशु सेवा योजना या बाल पोषण योजना, इन प्रकार की योजनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार अनुच्छेद 47 में ऐसा नियम कानून बनाया है।
48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, 49 में अपने राष्ट्रीय महत्व स्मारकों को संरक्षण करने का अधिकार, वो किस में है आर्टिकल 49 में। 50 है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे 1 से लेकर के 4 के अंतर्गत जो है वो भारत के बारे में बताया गया है कि भारत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया भारत एक राज्यों का संघ होगा। नए राज्यों का प्रवेश 2, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन। 3 के अंतर्गत कहा गया नए राज्यों का नामकरण, सीमाओं का निमांकन। 4 के अंतर्गत बताया गया 3-4 को मिला करके 2 में ही बात कर दी गई है। 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर, राष्ट्रीयकरण के आधार पर, देश की किसी विभाग को ग्रहण करने के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से होगी, उन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, भारत से जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की 15 अगस्त 1947 के पहले अर्थात आज़ादी के पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए, संविधान बनने के पूर्व जो व्यक्ति भारत में आ गए थे, उस समय किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उन सब के बारे में। राष्ट्रीयकरण के आधार पर कैसे मिलेगी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो 12 से लेकर के 35 तक जो है मौलिक अधिकार का व्यापक प्रावधान किया गया है, जिसमें 12 और 13 में राज्य की परिभाषा या मौलिक अधिकार की प्रकृति बताई गई। 33, 34, 35 में संसद को प्राप्त मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 14 में समता एवं समान, 14 से 18 तक जो है समता एवं समानता का अधिकार दिया गया। 19 से 22 तक जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में जो दिया गया है वह किस प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 तक जो है वह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का जिक्र किया गया है। 31 निरसित है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक का लेक्चर आर्टिकल कितने आसानी के साथ हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल उन सब के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकार में यदि 12 से 35 की मैं बात करूं तो वहां पर पूछा जा समता एवं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 14। 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता एवं समानता। 17 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया प्रेस की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका का चलाने की स्वतंत्रता, इन सब की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 एक में इंक्लूड है। किसी भी मूवी को बनाने के अधिकार भी आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल हम 20 की बात करें, कुछ दशाओं में दोष सिद्ध के समय में संरक्षण, किसी भी अपराधी के ऊपर जब दोष सिद्ध हो जाए उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया आर्टिकल 20 में। 21 के अंतर्गत बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, स्वच्छ सड़क पर चलने का अधिकार, निद्रा किसी आपको खिलाफ करता वो भी आर्टिकल 21 में है। निद्रा का सो रहे हैं आप, कहीं पर डीजे बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं, उसके खिलाफ भी आप जो है आर्टिकल 21 जो है मौलिक अधिकार है आपका। 21 का के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और उसके बाद 22 में भी जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का आदेश, शंका के आधार पर जो है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। 23 में जो है मानव का दुर्व्यापार ना किया जाए, बाल श्रम निषेध है। 24 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी बच्चों को कल कारखानों में ना रखा जाए। 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता दी गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आपको कोई रोक नहीं है। आप लेकिन एक चीज़ है कि किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए यदि किसी की स्वतंत्रता का हनन होगा तो वहाँ पर उसको रोक दिया जाएगा। जैसे आप लाउड स्पीकर बजाएंगे तो आपको दिक्कत, मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर को रोक है।
29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को बताया गया है। 31 निश्चित है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 33 जो संसद को प्राप्त अधिकार है, संसद चाहेगा तो उसको जो है सैनिकों के जो भी शक्ति मिली उसको छीन सकता है। मार्शल लॉ के विषय में बात किया गया है 34 के अंतर्गत। 35 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चीज़ों का किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए, आर्टिकल 35 के अंतर्गत। 36 से क्या हम लोगों ने पढ़ा भी। 36 में राज्य की परिभाषा है। 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तित। इस प्रकार से जो है हम लोग आर्टिकल को पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना। ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपकी यूपी SSC PT से एक एग्ज़ाम, इससे एक क्वेश्चन 100% इस एग्ज़ाम से आने की कोशिश है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।